तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर जो है 9/12/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहा था एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबर की कीमत 9 रुपया तथा 4 पेंसिल और 6 जो है रबर की कीमत 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 पेंसिल 3 रबर का कीमत कितना है 9। फिर कहता है 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत कितना, 6 रबर की कीमत 18 है। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 गुना है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। तो ऐसी अवस्था में ठीक है इस समीकरण को हल करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि इसमें से माँ की औसत आयु जोड़ दे तो औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए 7 तो होगा ही, प्लस टोटल वृद्धि कितना होता है, तो 6 गुने 4 सदस्य 1 माह, तो 5 व्यक्ति हो जाएगा। तो 7 + 6 = 30, यानी कितना हो जाएगा 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन। तो देखिए प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया है 121 इंटू 23, ये हो जाएगा 2783 घन मीटर, ऑप्शन नंबर बी। कहता है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं? तो देखिए 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या, 51 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या। तो कहता है 1 से 50, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ देखिए दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो ये जो है देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो एक स्थान में 5 आएगा। इस 2 को छोड़ दीजिए, 12 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 3 के स्क्वायर। नीचे में देखिए 9 है, तो या तो 7 के स्क्वायर करिएगा तो एक स्थान पे 9 आएगा, या 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 छोड़ दीजिए, 53 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 7 के स्क्वायर के, तो यहाँ भी 7। अब इस 7 इकाई दहाई स्थान पे 7 है, इस 7 को एक आगे वाले नंबर से गुना कीजिए, 8 से 8 7 56। अब देखिए 53 56 से क्या है, कम है, तो 73 यहाँ पे कम है, तो 35/73 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 5, एक्स स्क्वायर के पावर 5, ठीक है, वाई के पावर 5 है, जेड स्क्वायर के पावर 5, ठीक है, और इसका निकालना है 5th रूट। तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, जेड स्क्वायर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक, ये हो जाएगा 4/3, यानी साइन की जगह 4, चूँकि देखिए फर्स्ट डिग्री का है, यानी 5 की साइन कॉस, ठीक है, पावर में 1, यहाँ भी पावर में 1, इसीलिए साइन की जगह 4, कॉस की जगह 3 रखे। तो 4 तिया 12 + 3 दूनी 6, वही 12 - 6, यानी 18/3 कट के कितना होगा 6। सॉरी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 6 3 18, 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट कहता लोहे का एक ठोस टुकड़ा है तो घननाभ का आयतन, ठीक है, कहता कि लोहे का एक टुकड़ा इतना इतना विमाओं वाले एक घननाभ के आकार में है, ठीक है, इसको ढाल कर एक गोला, तो घननाभ का आयतन बराबर गोला का आयतन, ठीक है, तो घननाभ का आयतन LBH, गोला का आयतन 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू में R3। जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ से R का मान निकल जाएगा 21, ठीक है, कितना निकल जाएगा 21। देखिए 11 तिया 11 दूनी 2 से 12, ठीक है, 12, ये 4 से 4 तिया 12, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 तिया 21 का क्यूब, तो यहाँ से R का मान 21 आ जाएगा। देखिए कहता है 39 है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का उपयोग होता है, सी ऑप्शन, बंधक के रूप में। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में D2
H2O का उपयोग जो है मंथक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में पानी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है। श्रृंखला प्रतिक्रिया दो को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ने वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट या भारी पानी का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जा सकता है। यह तेज न्यूट्रॉन की गति को कम करता है और परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है। न्यूट्रॉन परमाणुओं से टकराते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। गति के संरक्षण के कारण ही जो यह थोड़ा धीमा हो जाता है। मॉडरेटर रिएक्टरों को थर्मल रिएक्टर कहा जाता है। थर्मल रिएक्टर में थर्मल शब्द इंगित करता है कि सबसे अधिक विखंडन पैदा करने वाले न्यूट्रॉन अपने आसपास के परमाणुओं के साथ थर्मल संतुलन में रहता है। थर्मल रिएक्टर केवल यह कहने का एक तकनीक है कि परमाणु रिएक्टर में धीमी न्यूट्रॉन होते हैं जो एक मॉडरेटर द्वारा धीमे होते हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मॉडरेटर में नियमित जल, ठोस ग्रेफाइट, ठीक है, और पानी शामिल है। सबसे आम परमाणु ईंधन रेडियोधर्मी धातुएं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। कहता है कि लैक्टियल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? सी ऑप्शन, यानी वसा अवशोषण से। लैक्टियल वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स लसिका कोशिकाएं हैं जो छोटी आंत के जो हवेली में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य है छोटी आंत से जो फैटी एसिड को, ग्लिसरॉल को अवशोषित करना। लैक्टियल पचे हुए वसा को अवशोषित करते हैं और इन्हें अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर जो क्लाइमाइक्रोन बनाते हैं। ये जो है काइलोमाइक्रोन जो है लैक्टियल्स में लसिका के साथ मिलकर एक दूधिया सफ़ेद पदार्थ बनाते हैं जिसे चाइल कहा जाता है। लैक्टियल्स की वाहिकाएं चाइल को वक्षीय वाहिनी तक ले जाती है जो फिर चाइल को रक्त प्रवाह में भेज देता है। वसा के लैक्टियल्स में जाने से पहले यकृत से पीत एंजाइम लाइपेज की क्रिया के लिए छोटी जो है बूंदों में वसा का पाइसीकरण करता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप कायिकी। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा पादप कायिकी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो है पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जो है चीनी और ऑक्सीजन में बदलने के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया जो है रासायनिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। यह रासायनिक प्रतिक्रिया क्लोरोफिल नामक वर्धनक पर निर्भर करता है जो पौधों को हरा रंग देता है। प्रकाश संश्लेषण ही वह कारण है जिसके कारण हमारा ग्रह जो है ऑक्सीजन युक्त वातावरण से ढका हुआ है। प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑक्सीजेनिक होते हैं, एक जो एनोऑक्सीजेनिक होता है। वे दोनों बहुत जो है समान सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन पहला सबसे आम है पौधा, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में देखे जाते हैं। ऑक्सीजनित जो है ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट का जो है उत्पादन करने के लिए पौधों की जड़ों द्वारा लिए गए पानी H2O से इलेक्ट्रॉन को CO2 में स्थानांतरित करता है। ऑक्सीजनित युक्त प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का अपचयन होता है और यह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और पानी जो ऑक्सीकृत हो जाता है या यह इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण समीकरण है 6CO2 + 12H2O। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये C6H12 और 6 + 6O2 + 6H2 का निर्माण करता है। एनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण जो है इलेक्ट्रॉनों दाताओं का उपयोग करता है जिसमें जल नहीं होता है और यह जो प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करती। यह प्रक्रिया आमतौर पर हरे जो है सल्फर बैक्टीरिया और फाइटोटॉपिक जो है बैंगनी बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरिया में होती हैं। पारिस्थितिकी जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच जो है संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद देखिए कि पारिस्थितिकी जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच अध्ययन है। यह व्यक्तिगत, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तथा जो है जीवन मंडल स्तर पर जीवों पर विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें,
कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अनुवंशिकी। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को अनुवंशिकी कहते हैं। अनुवंशिकी जीव विज्ञान का एक क्षेत्र है। अनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है या यह वास्तव में जीवित जीवों की उन विशेषताओं का अध्ययन करवाता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होती हैं। इसमें जीवित जीवों में जीन आनुवंशिक जो है भिन्नता और विभिन्नताओं का अध्ययन शामिल है। आनुवंशिकी माता पिता से उनके संतानों में अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक जनन के माध्यम से गुणों का स्थानांतरण होता है। संतान जो है कोशिकाएं या जीव अपने माता पिता की आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करते हैं। गुणसूत्रों की खोज सबसे पहले जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। वान वेंडेन ने 1887 में पता लगाया कि प्रत्येक प्रजाति के शरीर में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है। भोवेरी ने सटन के साथ मिलकर आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत दिया, जो गुणसूत्रों को आनुवंशिकी सामग्री के वाहक के रूप में जाना जाता है। नेटी, मारिया स्टीवंस और एडमंड बीचर विल्सन आनुवंशिकविद ने लिंग के गुणसूत्र का वर्णन सर्वप्रथम किए थे। देखिए इन्होंने वाई गुणसूत्रों की खोज भी की थी। हेनरिक वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द गढ़ा था। तथा लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा आवश्यक है? यह है लेग हीमोग्लोबिन। तो लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्धनक आवश्यक है। लेग हीमोग्लोबिन के कार्य है कि फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में एंजाइम नाइट्रोजनेज और एक गुलाबी रंग का वर्धनक हीमोग्लोबिन होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन की अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति बेहतर संवेदनशील और इसलिए केवल अवायवीय स्थितियों में ही कार्य करता है। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो स्क्वेंजर के रूप में कार्य करता है, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए अवायवीय स्थिति प्रदान करता है और एंजाइम को निष्क्रिय होने से बचाता है। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोप्रोटीन का वाहक है, जो फलीदार पौधों की नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल में जो है मौजूद होता है। ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिन्हें राइजोबिया कहा जाता है, द्वारा जड़ों पर निवास प्रतिक्रिया में बैक्टीरिया और पौधे के बीच सहजीवी संबंध के परिणाम स्वरूप ये पौधे प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। और फाइकोसाइनिन एक वर्णक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए क्लोरोफिल के साथ कार्य करता है। और एंथोसाइनिन पानी में घुलनशील रंगों का एक समूह है जो पौधों में पाया जाता है और कई फलों और सब्जियों के लाल, बैंगनी और नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। कहता है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, एमाइलेज। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह एमाइलेज है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह एमाइलेज है। एमाइलेज के निम्न कार्य है कि एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है। यह मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों की लारों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो हाइड्रोलिसिस करना है। यह स्टार्च को तोड़ता है और इसके सरलतम शर्करा में परिवर्तित करता है। यह जो है प्रकार का यह स्टार्च को बचाता है। इस प्रकार यह स्टार्च को बचाता है। फिर है कि मानव शरीर में एमाइलेज मुख्य रूप से लार ग्रंथियों और अग्नाशयी द्वारा निर्मित होता है। लार और अग्नाशयी एमाइलेज समान है। वे अलग अलग जीन द्वारा जो है एनकोड किए जाते हैं और विभिन्न मूल के स्टार्च के खिलाफ गतिविधियों के विभिन्न स्तर दिखाते हैं। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो पेट में जो है जाइमोजेन जो है पेप्सिनोजेन के रूप में उत्पन्न होता है। पेप्सिन गैस्ट्रिक जो है ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। पेरोक्सीडेज कोशिकाओं को मुक्त जो है कणों से होने वाली ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करता है। इसे कई स्वास्थ्य लोगों से भी जोड़ा गया है, जिनमें बेहतर हृदय स्वास्थ्य, बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य और कुछ प्रकार के कैंसर से सुरक्षा शामिल है। फिर है पेप्सिन एक जो है प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। सामान्य ये शब्दों में यह जो है खाए गए भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाता और तोड़ता है।
Al2O3 2SiO2 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का है। ठीक है, तो Al2O3 2SiO2 2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। जब एल्युमिनियम जो है सिलिकेट को जो है हाइड्रेटेड किया जाता है तो यह जो है काओलिन देता है। काओलिन एक मिट्टी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 2SiO2 2H2O है। चीनी मिट्टी के बर्तन का उत्पादन करने के लिए काओलिन को उच्च तापमान के अधीन जो है किया जाता है। कॉस्मेटिक उद्योग में एल्युमिनियम सिलिकेट का उपयोग फेस मास्क, फेस पाउडर और लोशन के निर्माण में किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम सिलिकेट में तेल के लिए उच्च अवशोषण क्षमता होता है। काओलिन का चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसका उपयोग जो है रक्त के थक्के जमने को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग दस्त के इलाज के लिए भी किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यौगिक को एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से बॉक्साइट, कोरंडम और सफ़ेद नीलम के रूप में पाया जाता है। यह रूबी, नीलम, पुखराज, ठीक है, नीला नीलम और पन्ना के रूप में भी किया जाता है। जिसका विशिष्ट रंग जो अशुद्धियों के रूप में मौजूद अन्य धातु ऑक्साइड के कारण होता है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, बी ऑप्शन। तो देखिए, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे कार्निवोर यानी मांसाहारी। तो मांसाहारियों को अल्प जो मांसाहारी या मध्य मांसाहारी के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। हाइपोकार्निवोर्स सबसे कम मात्रा में मांस खाते हैं। यह अपने आहार में 30% से कम मांस खाते हैं। वे मछली, जामुन, मेवे और जो है जड़ें भी खाते हैं। कहता है कि मेसोकॉर्निवोर्स के आहार में 50 से 70% मांस होता है। उदाहरण में रेकून, लोमड़ी और कायोट शामिल है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी उपभोक्ता। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, और मांसाहारी और सर्वाहारी द्वितीय उपभोक्ता होता है। हाइपर कॉर्निवोर एक ऐसे जीव हैं जो अपने आहार के लिए कम से कम 70% जानवरों पर निर्भर करता है। कहता है 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर जीडी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? 47 का होगा बी, रायपुर। 1 दिसंबर 2022 को रायपुर हवाई अड्डे पर जीडी यात्रा शुरू नहीं होती। 3 हवाई अड्डों पर प्रथम चरण में सर्वप्रथम 1 दिसंबर 2022 से डीजी यात्रा की सुविधा मदद से पेपरलेस एंट्री की शुरुआत हो गई थी। ये हवाई अड्डे हैं दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। देखिए, केंद्रीय जो है नागरिक उड्डयन मंत्री उस समय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को जीडी यात्रा जो है सुविधा का शुभारंभ किया था। जीडी यात्रा जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की निर्बाध और कॉन्टेक्टलेस पहचान को पूरा किया जाता है। यह पता है एयरपोर्ट्स जो है चेक पोर्ट्स पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर जो है यात्री डेटा की जांच करेगा। कहता गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? सी, अब्दुल फतेह अल सीसी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो है थे। फिर कहा था कि अब्दुल फतेह अल सीसी 2014 से मिस्र के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। भारत और मिस्र दोनों इस साल जो सार्वजनिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साल 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत के अन्य अतिथि देशों में शामिल थे नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, UAE, ओमान, बांग्लादेश, मॉरिशस और नाइजीरिया। काहिरा मिस्र की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा था कि 5वें यूरोपीय संघ शासित प्रदेश देखिए 5वें यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ये क्या क्या नई दिल्ली, ठीक है। तो 5वां यूरोपीय संघ शासित प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। यूरोपीय संघ शासित प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन संगीता वर्मा, ठीक है, संगीता वर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष CCI और
सेम्पोनुस्मी भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के जो प्रतिनिधिमंडल के रूप में जो है प्रमुख द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता सप्ताह 5 से 7 दिसंबर जो 2022 के दौरान आयोजित किया गया। कहता है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन का परियोजन जो है निदेशक कौन थे? निगार साची। ठीक है, तो इस सूर्य का अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन का परियोजना निदेशक निगार साची थे। आदित्य L1 मिशन परियोजना का उद्देश्य है कि आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों और सौर प्रज्वाल तथा कोरोनल मारा इंजेक्शन का अध्ययन करेगा और पूरे समय सूर्य की इमेजिंग करेगा। फिर है कि यह मिशन इसरो द्वारा L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 इस कक्षा में लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकता है। आदित्य L1 के साथ जो है पेलोड इस प्रकार VELC SUIT SOLE XHEL 10S ASPX PAPA और उन्नति जो है अक्षीय उच्च रेवोल्यूशन डिजिटल जो है मैग्रोमीटर है। यह मिशन सूर्य का विस्तृत अध्ययन करने वाला भारतीय मिशन है और यह पृथ्वी पर सूर्य के प्रभावों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव और गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा से बाहर रखा गया है। यह कैलिफोर्निया तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य जो विधायिका का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगस्त 2023 में बिली SB 403 पारित होने के बाद कैलिफोर्निया अमेरिका में जो जाति आधारित भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। फिर है कि राज्य सीनेटर आयशा वहाब राज्य विधायिका के लिए चुनी गई पहली मुस्लिम और अफगान अमेरिकी ने जो विधेयक पेश किया था। ठीक है, 34 वोट से पारित जो है बिल SB 403 कैलिफोर्निया को अपने भेदभाव विरोधी कानूनों में जो जाति को संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। सिएटल जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। सिएटल काउंसिल के सदस्य सावंत ने कैलिफोर्निया राज्य सीनेट द्वारा विधेयक पारित जो किए जाने का स्वागत किया। किस देश में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान। तो भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में घोषणा की कि भूटान और तिमोर लेस्ते ने रूबेला को खत्म कर दिया है, जो एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो गर्भावस्था के दौरान संक्रमित महिलाओं के नवजात शिशुओं में गंभीर बीमारी और अपरिवर्तनीय जन्म दोष का कारण बनती है। भूटान और तिमोर लेस्ते ने क्रमशः 2017 और 2018 में खसरा को खत्म कर दिया था और 2023 तक खसरा और रूबेला के उन्मूलन को प्राप्त करने के लिए मालदीव और श्रीलंका के साथ शामिल हो गए। भूटान में पहली बार 2003 के आसपास रूबेला का प्रकोप हुआ और वैक्सीन जो है रोल आउट 2006 में हुआ था। कहता अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? 53 का होगा ए, यानी जनरल बलबीर सिंह सुहाग को। ठीक है, तो जनरल बलबीर सिंह सुहाग को अगस्त 2014 से दिसंबर 2016 तक सेना के 25वें जो प्रमुख चीफ के रूप में असाधारण मेधावी सेना के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है 7 वर्दी सेवाओं के साथ साथ विदेशी सरकारों के सैन्य और राजनीतिक सैकड़ों आंकड़ों के सदस्य को लीजन ऑफ मेरिट जारी किया जाता है। जनरल बिपिन सिंह रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 63 वर्ष की आयु में जनरल बिपिन सिंह रावत का निधन हो गया। लीजन ऑफ मेरिट विशिष्ट रैंक वाली अमेरिकी सैन्य सजावट है। यह अब तक का पहला अमेरिकी पदक है
जो अन्य देशों के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। यह पदक व्यक्ति द्वारा युद्ध या गैर युद्ध स्थितियों में दिखाई गई और साधारण सेवाओं निष्ठा के लिए प्रदान किया जाता है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कला प्रेमियों का एक समूह है जो पहचान के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है। यह भारतीय मंदिरों से धार्मिक कलाकृतियों चुराई और उनकी वापसी सुनिश्चित कर 2014 में सिंगापुर स्थित 2 कला उत्साही एस विजय कुमार और अनुराग सक्सेना द्वारा सह स्थापित इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट में अब दुनिया भर के कार्यकर्ता हैं। कहता है कि कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? डी ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पे अरावली एवं अपलेशियन युवा वलित पर्वत नहीं है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक बलों द्वारा मोर या वलन जो पड़ जाता है तो उसे मोरदार या वलित पर्वत कहा जाता है। मोरदार पर्वत जो है विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। ये पर्वत जो है लहरदार होते हैं और अनेक अभिन्नतियाँ और वो अपनतियाँ पाई जाती है। हिमालय, अल्प्स, यूराल, एंडीज एवं एटलस आदि प्रमुख मोरदार वलित पर्वत के उदाहरण हैं। कहता है किसकी न्यून हिम रेखा है? सी ऑप्शन, आल्प्स क्षेत्र की। तो आल्प्स क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है आल्प्स पर्वत जो है अल्पाइन ओरोजनी के दौरान उभरा हुआ है। आल्प्स में हिम रेखा 275 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर लगभग 7500 मीटर की ऊंचाई पर हिम रेखा है। हिमालयी क्षेत्र में हिम रेखा 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। यह घटना लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, जो मोसोजोइक युग के पास आने के दौरान घटित हुआ। आल्प्स जो ऊपर खाबर और ऊंचे शंक्वाकार जो है चोटियों से निर्मित एक युवा वलित पर्वत है। ठीक है, मोर ब्लांक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो समुद्र तल से 4804 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो मालवा का पठार कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित मालवा का पठार है। मालवा का पठार मध्य भारत के पठार और उत्तर में बुंदेलखंड उच्च भूमि, पूर्व और दक्षिण में जो है विंध्य श्रेणी और पश्चिम में गुजरात के मैदान से घिरा हुआ है। यह पठार मध्य प्रदेश के आगरा, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाहजहाँपुर और उज्जैन, गुना और सीहोर जिले और जो है झालावाड़ जिले और राजस्थान के कोटा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला है। इस पठार का निर्माण 60 से 68 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ चंबल है। छोटा नागपुर के पठार में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल है। छोटा नागपुर के पठार की ऊंचाई लगभग 4430 फीट है। छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र बॉक्साइट और लौह अयस्क आदि जैसे संसाधनों में समृद्ध। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। ये वन गुजरात से लेकर राजस्थान व पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है। ये वन मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश के कुरनूल तक ये पठार के मध्य भाग में जो अर्ध चंद्राकार पेटी से मिलते हैं। इन जो है वन की प्रमुख वनस्पतियाँ बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस है। इस प्रकार की वनस्पति शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए पत्तियाँ कांटे के रूप में होती हैं। इस प्रकार के जंगल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट और गुजरात के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। अतः किस राज्य में सबसे अधिक जो है लेटेराइट मिट्टी है? सी ऑप्शन, मेघालय। तो देखिए, सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी मेघालय राज्य में है। लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षों वाले क्षेत्रों में चूना या सिलिका के निस्क्षालन से हुई है। लेटेराइट मिट्टियों का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल तथा सूखने पर कठोर व कंटीली हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन जो फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और जो कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। लेटेराइट मिट्टियाँ सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी, सतपुरा, असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में के शिखरों में मिलती हैं। लेटेराइट मिट्टियाँ सामान्यतः
जो है झाड़ एवं चारागाह का क्षेत्र है, परंतु उर्वरक के प्रयोग से चाय, रागी एवं काजू आदि की उपज संभव है। लेटेराइट मिट्टी मूल्यवान भवन निर्माण सामग्री प्रदान करती है और नारियल, चाय, कॉफी, जो है अरेका नट, रबर आदि जैसे फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता उस देश का नाम बताए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। सी ऑप्शन ब्राज़ील। तो सबसे पहले G21 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की मेज़बानी जो है में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अफ्रीकी यूनियन G20 का नया सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। 55 देशों के समूह अफ्रीकी यूनियन को G20 में सर्वसम्मति शामिल किया गया। अफ्रीकी जो है यूनियन के शामिल होने के बाद इस समूह का नाम बदलकर G21 होने की उम्मीद है। अफ्रीकी यूनियन में कुल 55 देशों का समूह है, जिसकी GDP 18.81 हज़ार करोड़ रुपए की है। अगले साल 2024 ब्राज़ील की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में जो है यह पूर्ण सदस्य और तौर पर शामिल होगा। कहता है कि हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था। 61 का सी हाइग्रोमीटर। तो देखिए जो है हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं और एमीटर जो है इस उपकरण द्वारा विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर यह हवा की गति, ठीक है, और बल की गणना करता है। ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। जो है ऑडियोफोन इसका उपयोग सुनने की अपूर्ण भावना को सुधारने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर ऊष्मा विकिरण को मापता है। कैलोरीमीटर इसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि कोई सामग्री कितनी गर्मी उत्सर्जित या अवशोषित करती है। इसका उपयोग थर्मोडायनेमिक्स और रसायन विज्ञान में किया जाता है। फिर एक कैब्यूरेटर, तो इसका उपयोग जो आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल वाष्प के साथ हवा को चार्ज करने के लिए किया जाता है। कार्डियम यह हृदय की गति को ट्रैक करता है, क्योंकि इसको कार्डियोग्राफ द्वारा कैद किया जाता है। और कंप्यूटेटर, तो डायनेमो ने विद्युत धारा की दिशा बदलने या हटाने के लिए एक उपकरण जो है का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को जिस धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कैस्कोग्राफ यह पौधों में वृद्धि को मापता है। साइक्लोट्रॉन यह जो है एक आवेशित कण लवक है जो आवेशित कणों की ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम है। डायनेमो इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यूडियोमीटर गैस रासायनिक प्रक्रियाओं में जो मात्रा परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक गैस ट्यूब है। ब्रेथोमीटर यह समुद्र की गहराई को मापता है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है। 62 का एक पश्चिमी विक्षोभ जब भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है भारतीय उप महाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है। यह भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं तथा भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। यह विक्षोभ जो है भारत के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में जो शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार है। पश्चिमी विक्षोभ अपने प्रवाह क्रम में भूमध्य के अतिरिक्त जो है कैस्पियन सागर से भी आर्द्रता ग्रहण करते। पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं तथा हिमालय के अधिकांश भागों में इनके कारण ही हिमपात होता है। काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम की चलने वाली ये भयंकर विनाशकारी जो वर्षा युक्त पवने हैं। असम राज्य में काल वैसाखी को जो है बोडो ई चिला कहा जाता है। फिर है कि किसके नेतृत्व में संथाल 1855-56 हुआ था। ये ऑप्शन संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है 1855-56 में भैरव चांद एवं कान्हू नामक भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश सरकार के जो पूर्व जो तिरस्कार जैसी भावनाओं को देखने को मिलती है। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन एकोह संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र है। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण है अंग्रेजी उपनिवेश महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजों अदालतों से न्याय न मिलना। ठीक है, साहूकार तथा उपनिवेशक शासकों दोनों जो है डाकुओं
डाकू की उनका शोषण कर रहे थे। ठीक है, अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई और एलिस डम्स को प्रथम जिलाधीश बनाया गया। कहा कि 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना, ये ऑप्शन गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के परिपक्ष में जो है सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। इस समझौते के अंतर्गत जो है शर्तें वायसराय इरविन द्वारा मानी गई थी कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए। भारतीयों को समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी जाए। भारतीय लोगों को शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर जो है कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाए। ठीक है, और सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले। ठीक है, और गांधी जी ने कुछ बातों को स्वीकार किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाए और कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा और कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। तथा बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन जो है ज्ञान शाह द्वारा मोतिहारी में किया गया था। बिहार यूथ लीग की स्थापना का मुख्य कारण नवयुवकों को संगठित करना है। बिहार यूथ लीग के द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गति प्रदान करना था। ठीक है, ज्ञान शाह ने घोषणा की कि सच्चाई पर हम हैं और सेवा हमारा धर्म है, स्वतंत्रता हासिल करना है। ठीक है, बिहार यूथ लीग 14 अप्रैल 1929 को जो है युवा दिवस मनाया। ठीक है, बिहार यूथ लीग में 14 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 1906 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रथम बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1906 पता कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1 अप्रैल विपिन बिहारी वर्मा। ठीक है, विपिन बिहारी। तो बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। इसकी रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया। बिहार में जो अनेक संस्थानों पर नमकीन मिट्टी को जो खौलाकर नमक बनाया गया था। बिहार के चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना और शाहाबाद आदि जिले में प्रमुख थे। मुजफ्फरपुर में इसका नेतृत्व जो है रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद तथा ठाकुर रामानंद सिंह, पटना में अंबिका कांत सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह और छपरा में एवं सिवान में जो है राम रक्षक जो है ब्रह्मचारी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का कार्यक्रम खूब प्रचलित हुआ। बिहार का चंपारण जिला इसमें अव्वल। नेक्स्ट है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 24 सितंबर 1932 को। तो पुणे समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक जो मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल से ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंततः 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ, पुनः समझौता। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा स्वर्णों की ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। सांप्रदायिक अवार्ड में विधानमंडलों में दलित के लिए जो सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि यहाँ पे बिहार 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बी ऑप्शन बाबू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल के प्रयोग का विद्रोह कर दिया, जिसमें जो अफसर को गोली मारकर हत्या कर दी। 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 का सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह जफर को विद्रोही सैनिकों ने अपना नेता मान लिया और बख्त खां को सेनापति। बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर रोहिणी से हुआ था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। 25 जुलाई 1857 को दानापुर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज ने विरुद्ध लड़ाई किया। बाबू वीर कुंवर सिंह जो है परमार वंश के राजपूत
थे। 1 नवंबर 1858 को 1857 के सैनिक विद्रोह का समापन जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण सत्याग्रह का चर्चा का विषय बना? ई ऑप्शन। तो देखिए, चंपारण के किसानों के साथ तीन कठिया पद्धति का अनुबंध 1867 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, तीन कठिया पद्धति के अनुसार 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील खेती करना जो बाध्यकारी बना दिया गया। बिहारी और प्रताप समाचार पत्र द्वारा नील किसानों की समस्या को उठाया गया और कांग्रेस अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसान की समस्या उठाई और 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण नील किसानों की समस्याओं को लेकर सत्याग्रह शुरू किया है। चंपारण कृषक जांच समिति FD जो है स्लाई की अध्यक्षता में बिहार के तत्कालीन गवर्नर एडवर्ड गेट बनाने की घोषणा की। एडवर्ड गेट। फिर है चंपारण कृषक जांच समिति का रिपोर्ट जो है 1918 में 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए किया गया। मशहूर जो है नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? सी। तो देखिए, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का हिंदी अनुवाद जो है क्रांति अमर है। और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद नारा को लोकप्रिय बनाया। मौलाना हसरत मोहानी सर्वप्रथम 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया। लाहौर अधिवेशन 1929 इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया था। मौलाना हसरत मोहानी ने स्वराज का प्रस्ताव। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना शायर बिस्मिल अजमाबादी ने। इस गज़ल को लोकप्रिय राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया। फिर है कि तराना ए हिंद में जो मोहम्मद इकबाल ने देश प्रेम की गज़ल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।